औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत सी चौंका देने वाली ख़बरें भी मिलेंगी। आपको बहुत सी ऐसे निकात भी नज़र आएंगे जो कि जिनका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत गहरा होगा। इसके साथ साथ ही आपको एक बहुत ही अफसरदा ख़बर भी आपको देंगे कि इस वक्त जो तीसरी जंग अज़ीम की तरफ एक कुछ इंडिकेशंस, कुछ इशारे जा रहे हैं, जो इस वक्त हालात पैदा हो किए जा रहे हैं, उसको भी आगे चलकर तज़किरा करेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सी पैक बेसिकली उसके ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही थी, और आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त आगे चलकर के सुप्रीम कोर्ट को अपनी मज़ीद क्या क्या तशरीहात अपने फ़ैसलों की अभी करनी बाकी हैं। अभी 62A की तशरीह का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास जाएगा। तो अभी हम आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये जो इलेक्शन कमीशन का आज का आने वाला फ़ैसला है, इस फ़ैसले की रूह से इस वक्त जो मंदरजात सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के अगर इसको कानूनी दायरा कार से देखा जाए तो हर एक की अपनी अपनी राय है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वालों की राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल महफूज और सेफ रास्ते की तरफ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM में शामिल जमातों को अगर उनकी राय को लिया जाए तो उनकी नज़र में ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हो जाए, जबकि हर शख्स की एक अपनी अपनी राय है जिसके बारे में वो इस वक्त मुल्क में चह गोइयाँ हो रही हैं। इसके साथ साथ ही आपको ये भी बताते चले जाएं कि बज़ाहिर ये ऐसे लगता है कि अगर तो सिर्फ कानून के ही बालादस्ती हो और अगर सिर्फ कानून की ही बातें चलनी हो तो फिर तो कानूनी राय के मुताबिक जो फैसले हैं उनमें ज़ाहिर सी बात है वो हर आम आदमी को, हर शख्स को, हर ज़ीरू को ये बात का पता है कि ये इशारे किस तरफ जाते हैं और इशारे क्या होते हैं। लेकिन कुछ बदकिस्मती भी है हम लोगों की, और कुछ इस मुल्क के जो हालात हैं उनके मुताबिक फ़ैसले कब, किस वक्त और किस घड़ी बदल जाएं ये किसी को पता नहीं चलता है, और कब फैसले कहां से बदले जाएं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। कभी तो बहुत ही ज़्यादा संगीन जुर्म भी जो है वो सदाकत और अमीन का लक़ब कहलवा देता है, और कभी कुछ छोटी सी गलती भी आपको सादक और अमीन के लक़ब से दूर कर सकती है। तो बेसिकली जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजंस के बारे में कोई भी शख्स किसी की भी राय कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कब क्या किसने किसके कहने पर फैसला करना है ये बात किसी को पता नहीं होती है। सो इस वक्त हम ये तमाम तर चीज़ें कहने से कासिर हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन में ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ खुद तहरीक इंसाफ को मिला इस सूरत में जब उनको पता चला कि वो 15 सीटें जीत चुकी है। इसी तरह हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि जिस तरह से ये मामलात सामने आ रहे हैं, जिन कंपनीज़ का जिक्र किया जा रहा है, आपको उन कंपनीज़ के बारे में आगे चलकर जो मुल्की सियासत में, या अगर मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को सुप्रीम कोर्ट में भी, जैसा कि वो अक्सर कहते हैं, वो हाई कोर्ट में भी लेके जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला यकीनन जाएगा, तो उसमें बज़ाहिर और बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे सबूत पेश किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को। ये फ़ैसला इस वक्त मेरे सामने पड़ा हुआ है जिसको मैं मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से पढ़ा है, और जो मैं अपनी नादान अपनी सोच के मुताबिक और जितनी मुझ में अकल थी उसके मुताबिक जितना मैंने इसको समझा है, वो हो सकता है गलतियाँ भी हो सकती हैं मुझसे, लेकिन उसके मुताबिक बहुत सी तफसीलात लिखी हुई हैं इसमें, जिसमें यह भी जिक्र किया गया है कि उन तमाम इवन के उस वक्त बरसरे इक़्तिदार थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन स्टेट बैंक ने जो अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को उस वक्त दिए थे उनके मुताबिक जो फैसला सुनाया गया है और उनको भी मद्देनजर रखा गया है। इसके अलावा जो लोग इसमें शामिल हैं बराह रास्त, उनमें से ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स का भी एक केस सामने आ सकता है और आ भी रहा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लोगों को नवाजा गया है। मिसाल के तौर पर इसमें एक ऐसे पाकिस्तानी निजाद जो है वो बैरूनी शख्सियत है जिनको नत्या गली में होटल बनाने के लिए भी उनको जगह दी गई,
और वो उनके बारे में ये भी इंकशाफ किया गया है कि उनकी एक सिक्योरिटी कंपनी है जो अमेरिका में अमरीकियों को अफगानिस्तान में उन्होंने सिक्योरिटी भी फ्राहम की थी। अब ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही हुआ कि उनको ये इस चैरिटी फंड के बदले में उनको बहुत कुछ दिया गया। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सी एक जो है वो इस वक्त की जो सिचुएशन है वो समझने के लिए हमें बहुत ही गहराई में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं इसको अपनी अक्ल फ़हम के मुताबिक देखूं तो इसमें मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि सी पैक से अगर किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा अपनी इकॉनमी का थोड़ा सा डर था तो वो शायद मुत्तहिदा अरब इमारात को ये चीज़ समझाई गई थी कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उस वक्त हमारे हमसाये मुल्क के एक जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं उनके बहुत ही ज़्यादा दौरे जो थे वो यूएई के उन दिनों हो रहे थे। तो इसी दौरान ये उनकी फंडिंग का भी चूँकि इसमें जिक्र है, और अरब इमारात में से हमने अक्सर देखा है कि जैसा कि हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि अबू धाबी में इस वक्त हिंदुस्तान के अलावा एशिया का सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया जा रहा है, और उसकी जगह भी वहीं के शेख निहान ने ही नरेंद्र मोदी को दी थी। तो जाहिर सी बात है चीज़ें तो बहुत सारी हैं जो सामने आती हैं, जो कि आ रही हैं, और लोगों को इस बारे में भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, और यहाँ पे हुकूमतों को भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वहाँ पे किस नज़र से देखा जा रहा है इस वक्त। और सी पैक का जो मनसूबा है बेसिकली इसको फेल करने के लिए जो प्लानिंग की गई है, इसमें मैं आपको एक बहुत ही जो है एक खौफनाक किस्म की इसमें अंदर की खबर ये है कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने ये बाकायदा तौर पर कुछ सहाफ़ियों को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और कुछ लोगों को ये बात बताई भी कि हमें इस वक्त जो सी पैक है उसके ऊपर काम नहीं करने दिया जा रहा, और जिसका ये आपको इस वक्त वाज़े सबूत है कि सिर्फ 2% काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सी पैक के ऊपर हुआ। इवन के मुराद सईद साहब को जो कि सी पैक को उस वक्त देख रहे थे वो चाइना का विजिट तक नहीं करने दिया गया। ये सारी चीज़ें बहुत मशकूक सी नज़र से अगर हम इसको देखें तो हमें बहुत कुछ सवाल खड़े कर देती है हमारे लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या था कि फंडिंग भी उन्हीं ममालिक के साथ जोड़ी जा रही है। फिर उसके बाद जब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगता है तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा भी समझ में नहीं आता है कि वो नारा क्यों लगाया गया, जबकि तकरीबन ऑलमोस्ट 243-245 या 250 के करीब जो कंपनीज़ हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती थी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की। और फिर उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट का नारा जो बज़ाहिर एक डायलॉग के तौर पे था, तो उसके मंदरजात और उसके असरात जो हैं वो यकीनन आम आदमी हर बंदा समझ सकता है कि वो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, हर खित्ते के ऊपर वो नज़र आते हैं। इसी दौरान मैं आपको इन असरात की कड़ी के साथ अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कुछ अच्छी तवक्कुआत नज़र नहीं आ रही हैं। बज़ाहिर हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मैदान में रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और एक जमहूरी निज़ाम में जो जमहूरी निज़ाम होता है किसी भी मुल्क का, उसमें पार्टियों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती हैं। ठीक है, नाअहल तो गलत किया गया या सही किया गया, आपने जो किया वो नवाज शरीफ साहब के जो कि मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके थे, आपने उनको नाअहल करार दे दिया। तो उस वक्त तो ये कहा जाता रहा कि अदलिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसाफ करने वाली है, और अगर अब की बार किसी को नाअहल करार दिया जाए तो उसमें कोई इतना मज़ायका इस सूरत में नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। इस तरह के आखिर मामला जो हैं उनको बहुत सोच समझ कर देखना है कि पाकिस्तान वाकई इस वक्त ऐसी सूरत हाल का मुतहमल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है, हमारे इस वक्त के जो मसाइल हैं, हम इस वक्त जिस मईशत के जिस मोड़ पर खड़े हैं वो हमारे लिए बड़े मुश्किल तरीन सूरत हाल है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर भी ये है कि IMF के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय पा चुकी हैं, और जो लेटर ऑफ इंटेंट चाहिए था उनको IMF को वो उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, और उम्मीद है कि अब IMF के तकरीबन तमाम तर जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर किए जा चुके हैं, और बहुत जल्द अब जो है वो पाकिस्तान को उसकी अदायगी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद बहुत सी तवक्कुआत की जा रही हैं कि मईशत को काफ़ी हद तक सहारा मिलेगा।
हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं उनका भी बहुत कलीदी किरदार रहा है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने के लिए। गो के हमारे मुल्क के वही नौजवान जिनको शायद कल के मैं अगर ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर देखूं तो बहुत सारी अजीबोगरीब किस्म की बातें भी कही गई, बहुत से अजीबोगरीब किस्म के फिर वही ब्रिगेड के अपने काम भी शुरू कर दिए। लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख भरी रात गुजरी है तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर, तमाम उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के साथ प्यार करते हैं, जो अपनी ये इस बात को समझते हैं कि उनकी इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और अफवाज पाकिस्तान का इस वक्त जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ और सताइश के काबिल है। और मैं ये भी समझता हूँ कि दुख की इस घड़ी में हमें उन तमाम नौजवानों को, उन तमाम इस फ़ौज के जवानों को, इस पाकिस्तान के जवानों को खराज अकीदत पेश करना चाहिए। और उन शुहदा को मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त अगर हम अपनी तमाम तर अपनी इनका जो आपस में चपकलशें हैं उनको भुलाकर अगर हम कम से कम ऐसा ही कर लें कि हम इन तमाम लोगों को, इन तमाम शुहदा के लिए इकट्ठे होकर यकजहती का सबूत दे दें कि चाहे जैसे भी मामलात हों, चाहे जैसे भी सियासी मामलात हों, हम तमाम पार्टी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, तमाम मुल्क के इदारों के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बहुत मानी रखती हैं। बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी तकरीबन जो है वो एक अच्छी खासी मिकदार में जो रकम है उसके मिलने की भी तवक्को है और उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान को जो है वो उसकी मईशत को मजबूत बनाने के लिए इस वक्त कलीदी किरदार अदा किया जाएगा। और अगर इस मुसीबत की घड़ी में जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे डेफिनेटली उनको एक अच्छी नज़र से भी देखा जाएगा। गो के ये एक बड़ी हैरान कुन सी सूरत हाल अंदरूनी तौर पर हमारे यहाँ पाई जाती है, लेकिन इसको इंटरनेशनली तौर पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क दिखाना चाहिए, हमें इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मुल्क के तौर पर दुनिया को दिखाना चाहिए। पाकिस्तान का जो इमेज है उसको एक अच्छी तौर पर पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि अदलिया का भी इसमें जो है वो इम्तिहान शुरू हो चुका है। अदलिया ने हमेशा, बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में अदलिया को अपने ही किए हुए फ़ैसलों के ऊपर भी तशरीह करनी पड़ती है, उनको अपने ही किए हुए फ़ैसलों के बारे में भी बताना पड़ता है कि उसकी तशरीह के लिए कानून की जो आइन में जो जिस तरह से कानून को लिखा गया है उसको पढ़ने के भी अपने अपने तरीक़ाकार हैं, उसको भी पढ़ने का भी एक अपना अपना स्टाइल है। कोई उसको उसकी तशरीह इस तरफ ले जाते हैं तो कोई इस तरफ ले जाते हैं, तो फिर बिलाखिर जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो जब सुप्रीम कोर्ट फिर उसकी तशरीह करती है तो कुछ पार्टीज़ उससे नाराज़ हो जाती हैं, कुछ उसके हक़ में उसको अच्छा समझना शुरू कर देती हैं। मगर वो तमाम चीज़ें वक्ती हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे इदारों को ये बात समझनी होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे बहुत ज़्यादा समझदार हैं या शायद समझदार हो जाएंगे। उनको ये बातें समझ लेनी चाहिए कि ये सियासतदान भी उनके साथ हाथ करते हैं, कभी तो ये उनके साथ होते हैं और कभी उनके साथ नहीं होते, तो उनको बिल्कुल इन मामलात में न्यूट्रल रहना चाहिए। ये तमाम तर फैसले अवाम के ऊपर छोड़ देने चाहिए। अवाम बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं, अवाम को बेहतर पता है कि हमें किसको चुनना है और किसको नहीं चुनना। अगर कोई कौम गुमराह भी होती है तो उसके लिए फिर सज़ा तो फिर उस वैसे ही हुक्मरानों के तौर पर उनको मिलनी ही है। ये उस अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। तो 62 की तशरीह यकीनन अगर कोई ना भी समझता हो या कोई ना भी सोचता हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब मामला इस हद तक चला जाएगा नाअहली की तरफ या पाबंदी की तरफ या जो इसको ममनुआ फंडिंग करार दी जा रही है, बिलाखिर तो बज़ाहिर जो चीज़ें बादियुन नज़र में नज़र आ रही हैं वो अच्छी नहीं हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप बेशक PTI के सपोर्टर अगर देख रहे हैं तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी राय है। जो PTI को सपोर्ट करते हैं वो इसको अपनी नज़र से देखते हैं, जो इसको मुस्लिम लीग नून को या PDM में शामिल जमातों को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो उसको अपनी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, अगर आप फैसले को पढ़ें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसी किस्म के शवाहद मौजूद हैं शायद जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ अब PTI को मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैंने फिर कहा है कि इस मुल्क में कोई भी पेशन गोई नहीं की जा सकती। जैसे अनप्रडिक्टेबली कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अनप्रडिक्ट हो सकती है, तो पाकिस्तान में फ़ैसले भी अनप्रडिक्ट होते हैं, क्योंकि अदालतें जब रात को 12 बजे खुलना शुरू हो जाएं और जब फ़ैसले जो हैं वो अचानक से बदलने शुरू हो जाएं तो फिर उसके बाद फ़ैसले किधर
किधर को जाएं, इसके बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दी जा सकती है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि दायरा कार को वसी करने के लिए जुडिशल कमीशन जो कि लार्जर बेंच के ऊपर हो, उसको तश्कील देना इस वक्त जो वक्त की और जो एक आम आदमी की, एक आम शहरी की जो ख्वाहिश है, उसके मुताबिक यही है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई हो चाहे नून लीग हो। क्योंकि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि अगर पीटीआई ने ये सब कुछ किया है तो ये बहुत ही गलत काम है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना, पाकिस्तान को दांव पे लगाना, पाकिस्तान के उन मंसूबों के ऊपर काम को रुकवाना जिन मंसूबों के ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है हमारे लिए। हम समझते हैं कि हम नौजवानों को भी अपना जो है वो अपना रास्ता, अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बज़ाहिर जो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है उसमें वो एक ऐसी दिखावे की दुनिया है जिसमें आपको जब डूब जाएं तो आपको फिर उसमें सिर्फ सब अच्छा ही नज़र आएगा, उसमें बुराई की तरफ आप नहीं जाएंगे। सवाल मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फंडिंग के बारे में कोई भी हतमी राय देने से पहले जो है वो उन नौजवानों का ब्रेन वॉश करने की भी ज़रूरत है जो कि इस वक्त मारने मरवाने की सूरत हाल के ऊपर उतरे हुए हैं, जो कि ये इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचाई गई। आपको भी पता है कि पिछले दौरे हुकूमत, चाहे वो जरदारी साहब का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हो या कोई भी हो, चाइना के साथ ताल्लुकात यकीनन डिस्कस होते रहे हैं, पाक चाइना दोस्ती के नारे गूंजते रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने ऐसे ऐसे हालात व वाक़यात देखे हैं इस दौरे हुकूमत में, ना तो पाक चाइना दोस्ती के नारे गूंजे बल्कि एक पाक तुर्क दोस्ती का जो नगमा गाया जाता था, तुर्क अवाम गाती थी, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, वहाँ पे भी पाकिस्तानियों को बहुत बुरी नज़र से देखा जाने लगा पड़ा, क्योंकि वहाँ के खैर वो तो हमारे पाकिस्तानी अवाम ही थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ सोशल मीडिया पर गलत किस्म की हरकत और वीडियोज़ डाली, जिसके बाद वहाँ पे एक लॉबी जो एक्टिव हो गई। यकीनन जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मिलते हैं, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ लॉबीज़ भी वहीं उनका पीछा कर रही होती हैं। हमारे दुश्मन ममालिक ही हैं जो हमारे लिए लॉबीज़ करते हैं, तो हमें भी खुद को संवारना होगा, हमें भी खुद को जो है वो अपने आप को ठीक करना होगा। इसके साथ साथ ख़वातीन व हज़रात, जो सबसे ज़्यादा बुरी ख़बर इस वक्त है वो ये है कि इस वक्त हम लोग जो है, हम बिलखसूस जिस खित्ते में हम लोग रह रहे हैं, हम किसी भी तीसरी जंग अज़ीम का जो है वो सामना नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, शायद आप में से बहुत ही कम लोग इस बात को समझते होंगे कि इस वक्त चाइना और ताइवान के दरमियान बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अमरीकी जो हैं वो बहरी बेड़े भी तकरीबन वहाँ पे पहुँचने के लिए तैयार हैं ताइवान में, और चाइना ने भी जो है वो सरेआम खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है और उसने ये बात कह दी है कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं। असल में ये वाक़या हुआ कैसे, ये शुरुआत कहाँ से होती है, ये अभी जो हाल मौजूदा जो कशीदगी है, असल में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी के दौरे की इतलात से कबल ताइवान पर तनाव जो बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि जो उनकी स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनका जो इस वक्त दौरा है ताइवान का, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त तनाज़े का सबब बन रहा है। इस बेसिकली क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, इस असल में मैं अब आपको बता दूं कि ये सारी सूरत हाल है क्या। ताइवान में सबसे पहले एक मारूफ आबादकार आस्ट्रोनेशन कबायली लोग थे जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जदीद दौर के जनूबी चीन से आए थे। इसमें ज़ाहिर ये होता है कि ये जज़ीरा पहली बार चीनी रिकॉर्डों में एक शहनशाह ने इस इलाके को तलाश करने के लिए एक अहम मुहिम जोई की और उसने अपनी अफवाज को भेजकर उसमें इसको दरियाफ्त किया था, जिसका नाम अभी ताइवान है। बेसिकली ये एक जज़ीरा था जिसमें एक चाइनीज़, उस वक्त चाइना में एक चियांग काई शेक नाम के एक लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने हामियों के साथ उस जज़ीरे में भागकर वहाँ पे चले गए। तो इस जलावतनी हुकूमत ने पहले तो पूरे चीन की नुमाइंदगी करने का दावा किया था, लेकिन बाद में फिर जब उन्होंने इसको ताइवान की सूरत में दे दिया तो ताइवान के पास इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा उसकी जो है वो फ़ौज है। अब एक आज़ाद रियासत और सियासी निज़ाम की तमाम तर खसूसियात होने के बावजूद भी
चूँकि चीन से ये अलग भी है, इसलिए ताइवान की कोई कानूनी हैसियत जो है ना वो वाजे नहीं है, इस वक्त गैर वाजे है। ताइवान और चीन के ताल्लुकात के बारे में आपको बता दें कि इसमें 1980 की दहाई में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई, क्योंकि ताइवान ने चीन के दौरों और सरमायाकारी के कवानीन में नरमी की। 1991 में उसने ऐलान किया कि अवामी जमहूरिया चीन के साथ जंग ख़त्म हो चुकी है। चीन ने नाम निहाद एक मुल्क दो निज़ाम के ऑप्शन की तजवीज़ पेश की, जिसके बारे में इसने कहा कि अगर ताइवान बीजिंग के कंट्रोल में आने पर राज़ी हो जाए तो उसे अहम खुद मुख्तारी दी जाएगी। इस निज़ाम ने 1997 में हांगकांग की चीन में वापसी और हाल ही में जब तक बीजिंग ने अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश की थी, इस पर हुकूमत करने के तरीके को बुनियाद बनाया। ताइवान ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और बीजिंग का इसरार था कि ताइवान की आरओसी हुकूमत नाजायज़ है, लेकिन चीन और ताइवान के गैर सरकारी नुमाइंदों ने फिर भी महदूद बातचीत की है। लेकिन इस वक्त जो मसाइल पैदा हो चुके हैं ख़वातीन और हज़रात, वो बेसिकली बहुत ही ख़तरनाक इस सूरत हाल में हैं कि अब चूँकि इस आइलैंड्स का और अमेरिका को इस वक्त जो सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, उसमें सबसे पहले तो जिसके पास इतनी ज़्यादा ना तो फ़ौज ही थी ना तो हथियार ही थे, यूक्रेन को लड़ा दिया गया एक ऐसी मतलब सुपर पावर के साथ, तो वो क्या कर सकती थी। बज़ाहिर उसको कहा गया कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो, तुम लड़ो। और इसी तरह से अब बेसिकली ताइवान को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये लड़ाई तीसरी जंग अजीम का नाम यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि चाइना बहुत बड़ी सुपर पावर है और अमेरिका का चाइना के साथ जंग करना ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चाइना और अमेरिका की जंग है, ये ताइवान की जंग नहीं होगी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मईशत पर असरात पड़ सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के असरात अभी तक पूरी दुनिया से नहीं गए हैं। तो अगर ये कोई इस तरह का वाक़या हो सकता है तो फिर उसके बाद जो मईशत पर असरात पड़ेंगे वो मैं समझता हूँ कि शायद नाकाबिले तलाफ़ी होंगे और वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे। और बहुत अभी तो फिर एक श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो पता नहीं फिर कितने ममालिक डिफ़ॉल्ट कर जाएं और क्या से क्या सूरत हाल हो जाए। तेल की कीमतें कहाँ पे चली जाएं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों की कीमतें कहाँ पे चली जाएं। और वैसे भी जो मार्केट्स हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, वो चाहे वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट हो, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी किस्म की हो, तमाम की तमाम इस वक्त क्रैश्ड हैं। और अगर ये जो कि इस जंग का अभी ख़तरा टला नहीं है, ये मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 300 जो हैं वो अपने जंगी जहाज़ जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने परवाज़ें अभी शुरू कर दी हैं चाइना की ने। तो इससे बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इसका मईशत के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। हम दुआ गो हैं कि इस पूरी जो है दुनिया में अमन हो। तो पाकिस्तान की तरफ अब आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो ममनुआ फंडिंग का वर्ड यूज़ किया गया है, अगर तो ये पॉलिटिकल फंडिंग है तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी लचक दिखा देनी चाहिए। लेकिन अगर ये ममनुआ फंडिंग पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए या पाकिस्तान के लिए ख़तरे का एक अलामत थी या पाकिस्तान के गो के जो बादी नज़र में नज़र आ रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मुल्क के इदारों को इस बारे में थोड़ी सी अपनी राय को तब्दील करना होगा और ये समझना होगा कि अगर बैरूनी फंडिंग जो कि मुख्तलिफ ऐसे ममालिक की तरफ से आई है कि जिसके बाद पाक चाइना दोस्ती का एलामिया भी इतना ज़्यादा जारी नहीं हो सका और पाक तुर्क दोस्ती भी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकी, तो इसके मंदरजात को देखना पड़ेगा और फिर उन फंड्स देने वालों को नवाजना, सियासी तौर पर भी, उनको ज़ाती तौर पर भी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम फ़ैसले आने वाले दिनों में करेंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी। IMF से अभी बहुत सी अच्छी नवीद जो है वो नज़र आ रही हैं। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हम सब का हामी और नासिर हो। तो आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। एंड में हम आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे, अगर आपको लगता है कि हम इस काबिल हैं और हमारी जो काविश है वो आपको अगर पसंद आई है तो यकीनन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।